हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इससे पहले आपको बता दें, पहला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले, कि अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, जिस पे डेली क्विज 9 AM और 9 PM पर कराया जाता है। तो जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमीकरण की विशेषता है? अधार्मिक प्रक्रिया, तटस्थ अवधारणा या मूल्यगत अभिमान्यताएं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह उपर्युक्त सभी। तो पश्चिमीकरण या पाश्चात्यकरण एक व्यापक अवधारणा है जिसका प्रयोग M.N. श्रीनिवास ने किया है, अर्थात M.N. श्रीनिवास ने इसे प्रस्तुत किया है। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया जो है वह सभी भौतिक और अभौतिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का समावेशन करता है। कुप्पोस्वामी, जो बी कुप्पोस्वामी थे, इन्होंने श्रीनिवास के जो पश्चिमीकरण की अवधारणा है उसे 3 प्रकार से विभाजित किया है। एक व्यवहार संबंधी परिवर्तन, जिसमें खान पीन, वेशभूषा, नृत्य संबंधी परिवर्तन होते हैं। दूसरा इन्होंने कहा ज्ञान संबंधी परिवर्तन, जिसके अंतर्गत साहित्य, विज्ञान और मूल्य संबंध आदि के जो है परिवर्तन होते हैं। तीसरा इन्होंने बताया मूल्य संबंधी परिवर्तन, जैसे मानवतावाद, समतावाद, सार्वभौमवाद आदि जो है इन्होंने 3 रूप से बताए हैं। कौन? बी कुप्पोस्वामी। इसके बाद पश्चिमीकरण जो है एक नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा भी है। और इसका जो आखिरी जो ऑप्शन है कि मूल्य अधिक सामान्यताएं, तो मूल्यों का भी परिवर्तन, जैसा बी कुप्पोस्वामी ने कहा कि मानवतावाद, समतावाद या सार्वभौम आदि का प्रसार सम्मिलित होता है। M.N. श्रीनिवास के अनुसार जो पश्चिमीकरण का प्रभाव होता है वह सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी, अन्य सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है, इसलिए यह अधार्मिक प्रक्रियाएं भी है। अगला है, निम्नांकित में से पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी है? योगेंद्र सिंह, T.K. उम्मन, M.N. श्रीनिवास, मैकी मैरियट। तो राइट आंसर जो हो जाएगा M.N. श्रीनिवास। अगला है, भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के कारण जो बदलाव आए हैं उन्हें निम्न 4 शीर्षकों में विवेचित किया जा सकता है। विलोपनवादी परिवर्तन, योगशील परिवर्तन, सहायक परिवर्तन, संश्लिष्ट परिवर्तन। तो उक्त जो सामान्यीकरण है इसका उल्लेख किसने किया है? वाई सिंह, S.H. अल्तास, M.N. श्रीनिवास या B.B. मिश्रा। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा S.H. अल्तास ने जो है विलोपनवादी परिवर्तन, योगशील परिवर्तन और सहायक परिवर्तन एवं संश्लिष्ट परिवर्तन की चर्चा की है, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अगला है, योगेंद्र सिंह के अनुसार पाश्चात्यकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से मूल्यों का कौन सा सेट सम्मिलित है? मानवतावाद और उदारवाद, मानवतावाद और भौतिकवाद, मानवतावाद या तर्क बुद्धिवाद। अगला है, तर्क बुद्धिवाद या भौतिकवाद। तो योगेंद्र सिंह के अनुसार जो पाश्चात्यकरण के अंतर्गत मूल्य का सेट है वह मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद है। तो योगेंद्र सिंह लिखते हैं कि मानवतावाद और तर्कवाद पर जोर देकर पाश्चात्यकरण के हिस्से के रूप में इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा है कि जो भारत में कई संस्थान और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं, जिसमें वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना है। इसके अलावा राष्ट्रवाद का उदय, नई राजनीतिक संस्कृति, नेतृत्व, ये सभी जो है पाश्चात्यकरण के उत्पाद के रूप में शामिल किए जाते हैं। लर्नर ने भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों के पश्चिमीकरण की अपेक्षा आधुनिकीकरण अधिक पसंद किया है। निम्नलिखित में से कारणों में से कौन सा उनमें सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? पश्चिमीकरण एक संकुचित व सीमित अवधारणा है। पश्चिमीकरण केवल पश्चिम के प्रभाव का परिचायक है। यह एक स्थानीय लेवल है या इसमें विदेशी संरक्षण का भाव उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा बी। पश्चिमीकरण केवल पश्चिम के प्रभाव का परिचायक है, यह जो कथन है सही नहीं है डेनियल लर्नर के अनुसार। कि इन्होंने सिर्फ निंदा
की है जिनमें से यह शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा वह कहते हैं कि पश्चिमीकरण एक संकुचित एवं सीमित अवधारणा है। वह एक स्थान से संबंधित है और यह विदेशी संरक्षण का भाव उत्पन्न नहीं करता है या नहीं होता है। यह तीनों कथन इस संदर्भ में सही है। अगला यहाँ पे प्रश्न थोड़े से डिफिकल्ट हो गए हैं, जो है पीडीएफ। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है संदर्भ समूह से, प्राथमिक समूह से, हित समूह से या तृतीयक समूह से। तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा संबंधित है वह संदर्भ समूह से संबंधित है। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है वह संदर्भ समूह की अवधारणा से मिलती जुलती है। संस्कृतिकरण की अवधारणा की बात कौन करते हैं? एम.एन. श्रीनिवास अपने अध्ययन के आधार पर करते हैं। जो समाज लोग बेहतर समझे और जाने जाते हैं, जहाँ लोग सकारात्मक संदर्भ समूह की होती है, जहाँ पर लोग समाज से बेहतर और अच्छे माने जाते हैं, उसे उसका अनुकरण करने पे सकारात्मक संदर्भ समूह उन्हें कहा जाता है। और सामाजिक तौर पर जब निम्न स्तर का व्यक्ति उच्च स्तर के लोगों की नज़रों से अपने आप को देखता है तो उसकी नकल कर समाज की बराबरी करने की कोशिश करता है, तो उसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं। तो संदर्भ समूह की बात जो करते हैं सर्वप्रथम कौन करते हैं? हाईमैन। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसके बाद इसका जो सामाजिक रूप से व्याख्या किया है वह मर्टन ने किया है। अगला है संस्कृतिकरण और ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दी है? श्रीनिवास शास्त्री, रवि शास्त्री, एम.एन. श्रीनिवास या ए.पी. श्रीनिवास। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण एवं ब्राह्मणीकरण की अवधारणा को दिया गया है। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया और यह जो इन्होंने अपना अध्ययन किया था, कर्नाटक राज्य के अंतर्गत एक कुर्ग लोग होते हैं जिनका इन्होंने अध्ययन करके संस्कृतिकरण की अवधारणा की चर्चा की थी। मैसूर के कुर्ग लोगों का अध्ययन करते समय श्रीनिवास ने पाया कि निम्न जाति के लोग ब्राह्मणों की कुछ प्रथाओं को अपनाकर अपनी स्वयं की कुप्रथाओं जैसे मांस खाना, शराब पीना आदि को छोड़ने लगे थे। तो जो वे ब्राह्मणों को भोजन संबंधी आदत या वेशभूषा या कर्मकांड को अपनाते थे, अपनी परिस्थिति या स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते थे। इसे उन्होंने गतिशीलता की प्रक्रिया के रूप में देखा और सर्वप्रथम श्रीनिवास ने इसे ब्राह्मणीकरण शब्द से संबोधन किया था। लेकिन कुछ आलोचनाओं के बाद इन्होंने इस शब्द में संशोधन करके संस्कृतिकरण नाम रखा। वहीं इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं, जैसे योगेंद्र सिंह मानते हैं कि संस्कृतिकरण और जो है ब्राह्मणीकरण की अपेक्षा एक व्यापक अवधारणा है। श्रीनिवास ने इसे जाति गतिशीलता को स्पष्ट करने का प्रयास किया है इस शब्द से। वहीं संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वह परंपरागत जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही विरोधी भावना का प्रकटीकरण होता है। अर्थात जाति व्यवस्था का समर्थन न करके इससे जाति गतिशीलता की बात करता है। हेराल्ड गुल्स के विचारों से यह हमें समझ में आता है कि संस्कृतिकरण जो है वह जाति प्रथा की विरोधी व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दिए इनमें से कौन सा विकल्प जो है इस रिक्त स्थान को पूर्ति करता है? तो कथन है संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है डैश डैश, औपचारिक प्रक्रिया, आंतरिक प्रक्रिया, बाह्य प्रक्रिया या आदर्शात्मक प्रक्रिया। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा बी, आंतरिक। संस्कृतिकरण जो है सामाजिक परिवर्तन की एक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है, जबकि पश्चिमीकरण को बाह्य प्रक्रिया के रूप में संशोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के विश्लेषण में श्रीनिवास ने जाति की व्याख्या करते हैं यथा संरचनात्मक संवर्ग में, अमूर्त संवर्ग में, सापेक्ष संवर्ग में या सांस्कृतिक संवर्ग में। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए श्रीनिवास जाति की व्याख्या संरचनात्मक संवर्ग के रूप में करते हैं। तो जो संस्कृतिकरण है इस सब में जातियों में मात्र पदमूलक परिवर्तन होता है, न कि उसकी संरचना में परिवर्तन होता
है। कहने का तात्पर्य यह है कि जाति व्यवस्था जो है वह संरचना में कोई परिवर्तन नहीं करती है, बल्कि संबंधित जाति के पद सोपान क्रम अर्थात हायरार्की में उतार चढ़ाव होता है, या इसे पदमूलक भी परिवर्तन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण का तात्पर्य है जाति संरचना में परिवर्तन, जाति संरचना का परिवर्तन, जाति के लिए परिवर्तन, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अभी हमने चर्चा की है जो संस्कृतिकरण है वह पदमूलक परिवर्तन को संबोधित करती है। अगला है, इनमें से कौन सा संस्कृतिकरण के संदर्भ में सत्य नहीं है? स्थितिगत परिवर्तन, सामूहिक प्रक्रिया, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, या व्यक्तिगत प्रक्रिया। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वह होगा डी, व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है। संस्कृतिकरण के विशेषताओं में यह एक स्थिति या पदमूलक परिवर्तन का समर्थन करता है। यह एक किसी जाति समूह के रूप में संदर्भित होता है और इसमें जो है व्यक्ति ऊर्ध्वगामी अर्थात अपने स्थिति से थोड़ा ऊपर की स्थिति में जाने का प्रयास करता है। अगला है, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिससे के द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य सभी उच्च और प्रायः द्विज जाति को दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? तो एम एन श्रीनिवास, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, के एम पडिक्कर, डेनियल बर्गर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हमारा ए हो जाएगा। एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि संस्कृतिकरण के वह प्रक्रिया है जिससे किसी निम्न हिंदू जाति, जनजाति या अन्य समूह किसी उच्च या द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा, जीवन की पद्धति को बदलते हैं। इन्होंने इससे संबंधित जो पुस्तक लिखी है वह रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया के अध्ययन के आधार पर इन्होंने संस्कृतिकरण की व्याख्या की है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण भारत के कुर्ग लोग में धर्म और समाज का अध्ययन करते हैं? धर्म और समाज का अध्ययन, धर्म और समाज का अध्ययन जी.एस. घुरिये, के.एम. कबाड़िया, एम.एन. श्रीनिवास या डी.एन. मजूमदार। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा धर्म और समाज की जो व्याख्या करते हैं वह एम.एन. श्रीनिवास हैं। अगर धर्म और आर्थिकी की बात हो जाए या पूंजीवाद की बात हो जाए, धर्म और आर्थिकी की बात होती है तो यहाँ पे राइट आंसर जब धर्म और आर्थिकी की बात होगी तो मैक्स वेबर ने धर्म और आर्थिकी की बात की है। समाज की बात हो रही है तो एम.एन. श्रीनिवास करते हैं। अगला है, श्रीनिवास के अलावा जो है दुर्खीम भी धर्म और समाज की चर्चा करते हैं। अगला है, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्नलिखित पुस्तक में किया है। इंडियन विलेज, द रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया। अगला है, सोशल चेंज इन इंडिया। इसके अलावा है द कोहेंसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन। तो किस पुस्तक में इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है? तो श्रीनिवास ने द रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग्स ऑफ इंडिया साउथ इंडिया अर्थात मैसूर के अध्ययन पर इसको दिया था। इसमें इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा की बात कही है। अगला है, तो यह प्रश्न हम छोड़ते हैं क्योंकि संस्कृतिकरण इसका राइट आंसर होगा। वही प्रश्न है कि जिसमें जब उच्च जातियाँ हिंदू चेतन अथवा अचेतन रूप से निम्न जातियों के व्यवहारों एवं प्रतिमानों को अपनाते या अनुकरण करते हैं तो उसे कहा जाता है। तो यह संस्कृतिकरण के जस्ट अपोजिट है, उसमें उच्च जातियों के व्यवहारों का अनुकरण होता है। तो इसमें पूछा है कि निम्न जातियों के व्यवहारों का चेतन अर्थात ज्ञात अथवा अज्ञात, चेतना में अर्थात अचेतना के अंतर्गत व्यवहार को अपनाता है तो उसे क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, जनतंत्रीकरण या असंस्कृतिकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, असंस्कृतिकरण कहेंगे। और कहीं कहीं इसे विसंस्कृतिकरण भी कहा जाता है। तो विसंस्कृतिकरण की जो चर्चा करते हैं वह मजूमदार जी हैं।
तो इसमें क्या देखा गया कि इन्होंने देखा कि कुछ हिंदू क्षत्रिय जातियाँ जो थी, निम्न जातियाँ, जैसे अपने यहाँ के स्थानीय जो जनजाति थी, उनके प्रथाओं अर्थात पूजा पाठ, शराब, दारू, इन सब चीज़ का अपनाने लगे। तो इसे इन्होंने कहा कि यह व्यक्ति का विसंस्कृताइजेशन या असंस्कृतिकरण हुआ है। अगला है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में से निम्नांकित में से कौन सा पक्ष प्रबलतम होता है? क्षैतिज, लंबवत, प्रत्याशित समाजीकरण या पर संस्कृति ग्रहण। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा सी, प्रत्याशित समाजीकरण। तो योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण को प्रत्याशित या अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया मानते हुए यह बताया कि संस्कृतिकरण से गुजरने वाली जो जातियां होती हैं वह उच्च जातियों की संस्कृति से यह उम्मीद अपनाती हैं कि हम कभी न कभी उनकी तरह अपनी स्थिति बना लेंगे या वह स्थिति हमें प्राप्त हो जाएगी। अगला है संस्कृतिकरण के अग्रिम प्रक्रिया किसने कहा है? के.एन. शरण, योगेंद्र सिंह, योगेश अटल या दीपांकर गुप्ता। तो अग्रिम समाजीकरण किसने कहा है? तो योगेंद्र सिंह इसके राइट आंसर हैं, या प्रत्याशित समाजीकरण भी कह सकते हैं, या अग्रिम समाजीकरण। अगला है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण के विश्लेषण में एम.एन. श्रीनिवास ने आर.के. मर्टन के कौन से सिद्धांत को अपनाया है? मध्य अभिसीमा सिद्धांत के, सामाजिक विचलन का सिद्धांत, संदर्भ समूह का सिद्धांत या परिस्थिति एवं भूमिका का सिद्धांत। तो संस्कृतिकरण के संदर्भ में एम.एन. श्रीनिवास ने मर्टन का संदर्भ समूह का सिद्धांत अपनाया है, अर्थात संस्कृतिकरण को संदर्भ समूह के सापेक्ष माना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन है जो समाजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, उस पर निशान लगाएं। यह जाति समूहों से संबंधित है, या सामाजिक गतिशीलता की ओर संकेत करता है, या इसके एक से अधिक आयाम होते हैं, यह ऋतुजन संबंधी प्रक्रिया है। तो इसमें पूछा है कौन सा संबंधित नहीं है। तो संस्कृतिकरण जो है एक ऋतुजन प्रक्रिया नहीं है, तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके अलावा जो है यह देखने को मिलता है कि संस्कृतिकरण जाति समूह से संबंधित है, अर्थात जाति के इस पदमूलक गतिशीलता से संबंधित है, और यह सामाजिक गतिशीलता अर्थात पद को उच्च करता है, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता की ओर ले जाता है, और इसमें एक से अधिक आयाम होते हैं, अर्थात एक से अधिक कारण होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा का उपयोग भारतीय समाज के अध्ययन में किया है? ए.आर. देसाई, डी.एन. मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास, मैकी मैरियट। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा कि सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह किसने किया था? रॉबर्ट रेड, यहाँ पे मैकी मैरियट है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा मैकी मैरियट। तो मैकी मैरियट ने अपने भारत के किशनगढ़ी नामक गांव का अध्ययन किया था, जिसमें इन्होंने रॉबर्ट रेडफील्ड के लघु एवं बृहत परंपराओं को अपनाकर अपना अध्ययन किया, और यह स्पष्ट किया कि सार्वभौमिकरण तथा संकुचितकरण या स्थानीयकरण दो प्रकार की अवधारणाएं होती हैं। इन्होंने जो लघु परंपरा होता है उसे इन्होंने संकुचितकरण या स्थानीयकरण कहा है, और जो बृहत परंपरा है उसे इन्होंने सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया के रूप में उल्लेख किया है। मैकी मैरियट के दृष्टि में लघु परंपरा के तत्व जैसे देवी देवताएं, प्रथाएं, संस्कार आदि का फैलाव विस्तृत क्षेत्र में हो जाता है, तो उस क्षेत्र को भी हम बृहत परंपरा के स्तर तक पहुंचा देते हैं, और उसे ही हम सार्वभौमिकरण के रूप में देते हैं। तो इन्होंने कहा जो स्थानीयकरण की कोई प्रथा है वह सार्वभौमिकरण तक प्रसार होकर पहुंच सकती है। तो संकीर्णीकरण और संकुचितकरण जो प्रक्रिया है इसका सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख मॉरिस ओपलर ने किया था। किसने? ओपलर ने। वहीं लघु एवं बृहत परंपरा का सर्वप्रथम उल्लेख कौन करते हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड।
तो यह प्रश्न थोड़ा कि निम्नांकित में से किसने किशनगढ़ी का अध्ययन किया है? तो एलपी विद्यार्थी, मैकिम मेरियट, एमएन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर बी होगा मैकिम मेरियट। प्रश्न थोड़ा ज़्यादा ही इनविजिबल है। तो सार्वभौमिकता का उल्लेख करने की प्रक्रिया है जिसमें बृहत परंपरा के तत्व नीचे की ओर आते हैं तथा लघु परंपरा का हिस्सा बन जाते हैं। लघु परंपरा सांस्कृतिक विचारों एवं मान्यताओं को उजागर करती है, सार्वभौमिक नियमों को मानता है, या लघु परंपरा ऊपर की ओर जाती है ताकि वह बृहत परंपरा का हिस्सा बन जाए। तो जो सार्वभौमिकरण की अवधारणा है उसमें लघु परंपरा ऊपर की ओर जाती है और जाते जाते एक समय बृहत परंपरा का हिस्सा बन जाती है, तो उसे ही मैकिम मेरियट सार्वभौमिकरण कहते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।